नमस्कार दोस्तों। आइए सुने कहानी बुढ़ौती में ससुराल, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर DS शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला मूल रूप से चिकित्सक हैं। बलरामपुर अस्पताल के चीफ सर्जन के पद से सेवानिवृत्ति के बाद अब स्वतंत्र रूप से स्वयं की प्रैक्टिस व साहित्य को समर्पित हैं। इनकी कई कृतियां पुरस्कृत भी हैं। ये कहानी बुढ़ौती में ससुराल बहुत ही मनोरंजक कहानी है। तो आइए सुने कहानी। मुझे समझ नहीं आ रहा था या मैं समझना नहीं चाहता था कि बुढ़ौती में श्रीमती जी को एकाएक मायके जाने की क्या सूझी। हुआ यूं कि रिटायरमेंट के पहले हम सभी अपने बेटी बेटों के ब्याह से निपटकर पोती पोते वाले हो चुके थे। उनका मुंडन छेदना भी हो चुका था, इसलिए किसी के यहाँ जाने या किसी को अपने यहाँ बुलाने का कोई बहाना भी नहीं बन पाता। धन्य हो बुद्धू बक्सा, टीवी और व्हाट्सएप जो श्रीमती जी का मन लगाए रहता था। मैंने अपने को पढ़ने लिखने में लगा लिया था। बच्चों और उनके बच्चों के फ़ोन पारिवारिक होने की याद दिला देते थे। गो की सरकारी पेंशन पर ऐश हो रही थी, मगर ऐसी एकरस जिंदगी में पोस्टमैन ने भूचाल ला दिया। एक दिन हमारे लेटर बॉक्स में, जिसकी महीनों खाली पड़े रहने की आदत सी हो गई थी, एक बड़ा रंगीन लिफाफा गूलर के फूल की तरह नजर आया। मैं लेकर आया। पत्नी ने बड़े चाव से खोला और इतनी प्रसन्नता से उछल पड़ी जैसे व्हाट्सएप पर कोई बढ़िया जोक आ गया हो। उनके मायके में भतीजे की शादी थी। श्रीमती जी ने शादी की डेट देखे बिना ही ऐलान कर दिया था कि उन्हें इस शादी में जाना है। मैंने कहा, भगवान देख तो लो, शादी की डेट निकल तो नहीं गई। आजकल मान्यों को लोग ऐसे ही सूचना देते हैं कि सूचना भी कर दी और मान्यों पर कुछ खर्च भी ना करना पड़े। शिकवा करने पर तोहमत पोस्ट ऑफिस पर। भगवान की खुशी को गुस्से में तब्दील होते थोड़ी भी देर नहीं लगी। बोली, तुम ही डेट देखो, मेरे पास ऐनक नहीं है। कहकर कार्ड मेरी तरफ ऐसे बढ़ा दिया जैसे मैं हमेशा ऐनक ही लगाए रहता हूँ। फिर भी जल्दी से ऐनक ढूंढ कर तारीख पढ़ी तो कमबख्त 3 हफ्ते बाद की थी। कोई बचाव नहीं था। उन्होंने फरमान सुनाया, जल्दी से टिकट बुक करा लो, रात को सोते हुए चलेंगे, सुबह एकदम फ्रेश पहुंच लेंगे। रात का सफ़र पहले तो ठीक लगता था, गाड़ी बाद में चलती थी, हम पहले सो जाते थे। पर अब बंद जगह नींद ही नहीं आती है। जब तक नींद आए आए तब तक गंतव्य स्टेशन ही आ जाता है। एक जगह रहते रहते जगह बदलने से नींद नहीं आती, डिस्टर्ब रहती है। शायद इसी को अटैचमेंट या मोह कहते हैं। फिर मन ने कहा, ज्ञान की बातें छोड़ो, इस मुसीबत को टालने का प्रयास करो। मैंने श्रीमती जी के हाथ में कार्ड वापस देते हुए कहा, मुबारक हो, बहुत अरसे के बाद तुम्हें मायके वालों ने याद किया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। इसके पहले मेरी इस दरिया दिली को पत्नी भांप पाए, मैं किचन को खिसक लिया। वास्तव में मैं अपना अगला मूव प्लान करना चाहता था। अगर कुछ देर वहाँ और रुकता तो श्रीमती जी पूरा प्रोग्राम तय कर देती, जिससे हट पाना असंभव होता। किचन भी सोचने की अच्छी जगह है। जो लोग कुर्सी, कमोड या स्टडी में मनन करते हैं, उनको मेरी सलाह है कि किचन को भी एक मौका दें। इससे पत्नी तो प्रसन्न होती ही है, ख्यालात भी ऊंचे दर्जे के आते हैं। बहरहाल, हाथ में ताज़ा चाय का स्टीमिंग कप और जेहन में ताज़ा तरीन आइडिया लिए मैं पत्नी के सामने हाजिर हुआ। चाय का प्याला लेते समय मेरे चेहरे को श्रीमती जी गौर से स्टडी कर रही थीं। औरतें बड़ी शक्की होती हैं। उनकी खोजी निगाहों की आंच से पहले तो मैं सकपकाया, फिर सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बटोर कर सामने की कुर्सी पर सोचने की मुद्रा में बैठ गया। श्रीमती जी ने चाय से ऑब्लाइज्ड होकर कोमल स्वर में पूछा, क्या सोच रहे हो? बीवी को चाय बनाकर पिलाने से क्या एहसासे कमतरी यानी कि इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा है? मैं उनके इस पैतरे से बिलबिला कर बोल उठा, नहीं, रिटायरमेंट के बाद तो ये हर पति का फर्ज है। वो संतुष्ट हो गई। मैं सोच रहा था कि बात कैसे बढ़ाई जाए। भगवान सोचो, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट के बाद भी आने जाने में 10,000 रुपये तो लग ही जाएंगे। घर पर सिक्योरिटी का प्रबंध, गिफ्ट, नेग न्योछावर, कुछ ऊपर दर्रा के खर्चे जोड़ने के बाद ये न्योता
कम से कम 20,000 का तो पड़ेगा ही। मैंने एक वित्त विशेषज्ञ सी गंभीर मुद्रा में कहा। एकाएक श्रीमती जी की पुतलियां सिकुड़ी। मैंने इसे शुभ संकेत माना। स्त्रियों का अर्थशास्त्र अधिक प्रैक्टिकल होता है। हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वहाँ जाने के बजाय 5-6 हज़ार का ड्राफ्ट भेज देते हैं। वहाँ लोग भी खुश हो जाएंगे। आखिर निमंत्रणों का मकसद भी तो यही होता है। 10 रुपए के कार्ड पर 5-6 हज़ार की वसूली, घाटे का सौदा तो नहीं। हमारे 15,000 बचेंगे। आने जाने की किल्लत भी बचेगी। मैं कूटनीतिज्ञ की भांति मुस्कुराया। श्रीमती जी भभक उठी, बोली, सठिया गए हो क्या? इसके पहले कि मैं याद दिलाऊं कि मुझे सठियाए हुए अरसा गुजर चुका, अब मैं 70 चुका हूँ। श्रीमती जी बोली, ससुराल आने जाने में कभी तुमने धेला भी खर्च किया है? बड़े आए बचत करने वाले। फिर उसी सांस में, हमेशा मायके वालों ने आने जाने के टिकट के अलावा तुम्हारी जेब ऊपर से गर्म की है। अरे कुछ तो शर्म करो। मुझे शर्म से राहत देने के लिए मोबाइल में एसएमएस आने की घंटी बजी। देखा तो 2 सेकंड एसी कंफर्म टिकट की सूचना थी। इस कमबख्त को भी इसी समय आ पड़ना था। मैंने मन ही मन सोचा, मगर जाहिरा तौर पर ऊपर से मुस्कुराते हुए पत्नी को मोबाइल देकर कहा, तुम सही कहती हो भागवान, तुम्हारे मायके वाले अभी भी तुमको बहुत चाहते हैं। ये देखो उसका प्रमाण। पत्नी ने मोबाइल वापस करते हुए मेरी ओर वैसी विजयी मुस्कान के साथ देखा जैसे सीजर ने अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को खाक करने के बाद देखा होगा। तय हो गया कि अब जाना तो लाजमी है ही। देन एंजॉय इट। मैं कपड़ों को सूटकेस में पैक करने लगा। हाँ, भूल ना जाऊं इसलिए शेविंग किट के साथ जुलाब की टिकियां सबसे पहले रख लीं। श्रीमती जी गिफ्ट शॉपिंग के लिए लिस्ट बनाने में बिजी हो गईं। यात्रा के दिन सुबह से ही कौन ताला कहाँ लगेगा, सब नल ठीक से बंद हैं कि नहीं, घर में एक बत्ती जलते रहना ज़रूरी है, सूटकेस को सीट के नीचे बांधने वाली चेन और ताले के साथ साथ पेपर सोप का पैकेट रखने की रिहर्सल चलती रही। मुझे ट्रैवल करने में उतनी परेशानी नहीं होती जितनी इस मॉक ड्रिल में होती है। फिर भी बीबी का इकलौता पति होने की ये सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है। ये बात दीगर है कि इकलौता पति हूँ या नहीं, ये बीबी ही जानती होगी। वैसे भी खुशफहमी में रहने की आदत हो जाती है। ओला पहले से ही बुक कर दी थी, सो टाइम पे आ गई। हम लोग जय गणेश जय गंगा मैया की के साथ चल पड़े। श्रीमती जी सेल्फ हेल्प में बिलीव करती थीं, इसलिए हम लोग कुली नहीं करते थे। तय था कि अपना अपना सामान खुद उठाएंगे। सो मैं एक बैग व 2 व्हील ट्रॉली वाले सूटकेस को लेकर, वहीं पत्नी अपना पर्स और हैंडबैग लेकर ट्रेन पर बोर्ड होने प्लेटफॉर्म को चल पड़े। तुम इतना धीमा क्यों चल रहे हो? बोझा तो मैंने भी उठा रखा है। रास्ते भर वो मुझे टोकती रहीं, पर मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। बोगी के सामने पहुंचकर चार्ट में सीट नंबर कंफर्म करना आवश्यक होता है, पर ऐन वक्त में दोनों हाथ भरे होने के कारण ऐनक निकालने में देरी हुई। पत्नी की ऐनक उनकी आंख पर लगी थी, सो वे झट सीट नंबर कंफर्म कर कंपार्टमेंट में चढ़ते हुए बुदबुदाईं, कितने स्लो हो, जल्दी करो। 2 सूटकेस एक बैग लेकर मैं तेजी से चढ़ा। बीच में भीड़ की धक्का मुक्की झेलते जब तक बर्थ तक पहुंचा तब तक श्रीमती जी अपने होठों की लिपस्टिक 2 बार सवार चुकी थीं। मुझे अरदब में लेने वाली ही थी कि मेरी धौंकनी जैसी चलती सांस को देखकर चुप हो गईं। बोतल से पानी निकालकर मुझे देते हुए बोली, कितनी जल्दी हाफ जाते हो, कितनी बार कहा है सुबह शाम च्यवनप्राश ले लिया करो, पर कोई सुने तब ना। एक महिला सहयात्री ने मेरा फेवर लेते हुए कहा, अंकल जी कितना बोझ लेकर चढ़े हैं, ये तो देखिए। फिर अपने थुलथुल पति को देखते हुए बोली, अंकल जी की तो उम्र भी हो चली, मेरे ये तो 40 बरस में ही हाफ जाते हैं। उसने भी अपने शौहर को अरदब में लिया। वो तो बेचारी मानवता के नाते या फिर अपने पति को पिलपिला करने के लिए बोली होगी, पर उसे क्या मालूम मुझे हफ्तों तक ताना सुनने को मिलेगा। लड़कियों के सामने बहुत जवान बनने का नाटक करते हो। अरे एक सूटकेस मुझे ही पकड़ा देते, मैं अभी बूढ़ी तो नहीं हुई।
बहरहाल उस महिला के कमेंट का ये असर हुआ कि श्रीमती जी सीट के नीचे रखे सूटकेसों को चेन से बांधने लगी। बूढ़ी और मोटी न होते हुए भी उनका पेट इस कदर दबने को तैयार न हुआ। एक बार के प्रयास में ही सांस फूल आई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने फेथफुली उठकर सूटकेसों को सिक्योर कर दिया। भला हुआ उस महिला ने इस बार कोई कमेंट न करके मुझे आने वाले तानों से बचा लिया। बहरहाल सामान को व्यवस्थित कर मैं सुस्ताने के लिए सीट पर बैठ गया। बेटर हाफ ने पीने को पानी दिया तो पता चला कि गला काफ़ी देर से सूख रहा था। पानी पीकर अच्छा लगा ही था कि श्रीमती जी की कोहनी का टिकोरा मेरी पसलियों में महसूस हुआ। मैंने प्रश्नवाचक भाव में भौहों को उचकाया। मैडम ने धीरे से कहा, नीचे की दोनों सीटें हम लोगों की हैं। ये लोग एक नीचे की सीट कब्जियाना चाहते हैं। कुछ तो करो। उठने की इच्छा न होते हुए भी मैं उठा। ऐनक निकालकर मोबाइल में अपनी सीट का नंबर कंफर्म करने की मुद्रा बनाई और फिर सीट के नंबर देखने का नाटक करते हुए बोला, हाँ, ये नीचे की दोनों सीट हम लोगों की ही है। इस बार बगैर किसी प्रतिरोध के धर्मपत्नी बहुत ही आज्ञाकारी मुद्रा में उठ खड़ी हुई। पत्नी के लेटने की व्यवस्था कर मैं इस उम्मीद से पीछे मुड़ा कि अब तक वो युगल शराफत से मेरी सीट खाली कर चुका होगा। पर ये क्या, वो दोनों कानों में ईयरफोन लगाए संगीत का आनंद ले रहे थे। मारे आनंद की आंखें भी मुदी हुई थीं। मैंने हताशा से अपनी पत्नी की ओर देखा। वो फुसफुसाई, सीट से हटना ना पड़े इसलिए नाटक कर रहे हैं, इनकी समाधि तोड़ो। मैं अगला मूव सोच ही रहा था कि पत्नी का टोंगा लगा। आदमी को बोलो या कंधा थपथपाओ। मैंने वैसा ही किया। उसने कहीं सुदूर से वापस आती हुई मुद्रा में आंखें खोली। भाई जी, ये हम लोगों की सीटें हैं। हम लोग अब आराम करना चाहेंगे। आप कृपया अपनी अपनी सीटों पर जाकर आज संगीत का आनंद लें। उसकी पत्नी अपने आप संगीत की दुनिया से वापस आती हुई बोली, भाई साहब, आप तो कितने फिट हैं। आप ही ऊपर की सीट पर चले जाइए प्लीज़। ये जानते हुए भी कि उसका फिटनेस पर पिछला कमेंट और यह मादक आवाज़ वास्तव में मुझे उल्लू बनाकर अपना काम साधने के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी एक तो सुंदर महिला, ऊपर से मुझे अंकल जी न कहकर भाई साहब कह रही थी। मैं मना नहीं कर पाया। पति पत्नी दोनों ने एक साथ मुझ पर थैंक झोंका। इसके तत्काल बाद ही वो दोनों क्रोध भरी मुद्रा में एक दूसरे को घूरने लगे। अंत में पति ने ही अपनी आंखें नीचे की और बोला, देखो, मैं तो ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा। साधारण चलने में ही मेरी सांस फूल जाती है। डार्लिंग, ऐसा करो, तुम ही ऊपर चली जाओ। मैं अंकल जी की सीट पर नीचे ही लेट जाऊंगा। पति का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि ऐसा लगा कि ट्रेन पटरी से उतर गई। मोटे की स्लिम पत्नी लगभग चिंघाड़ती हुई बोली, लेडी को ऊपर की बर्थ पर जाने को बोलते हो, शर्म नहीं आती? मैंने ही अंकल को बोलकर नीचे की सीट अपने लिए मांगी थी। उस पर से मोटे होने की दलील देते हैं। किसने कहा था इतना वजन बढ़ाओ? वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक बार फिर मेरी पत्नी ही सहाय हुई। उसने उठकर उस युगल को जोर से डांटा, चुप! ट्रेन में सीन क्रिएट करते शर्म नहीं आती? एक बूढ़े आदमी की सीट छीनकर अब आपस में लड़ रहे हो। कुछ नहीं, आप दोनों को ये नीचे की सीट नहीं मिलेगी। चलिए उठिए, इस पर मेरे मिस्टर ही लेटेंगे। श्रीमती जी ने अपना फैसला सुनाया और उनका सामान उतारकर साइड बर्थ पर रख दिया। फिर मुझे ज़बरदस्ती उठाकर उस सीट पर दबा कर बैठा दिया। मैं भी ठसक कर बैठ गया। मेरे बैठने के दबाव से वो मोटा व्यक्ति असहज होकर उठ खड़ा हुआ। दूसरी बार में वो महिला मुझे अंकल कहकर मेरी सहानुभूति खो चुकी थी। मैंने उसको भी उठने का इशारा किया। बहरहाल पत्नी के इंटरवेंशन से प्राप्त नीचे वाली सीट पर मैं दवा खाकर सोने का प्रयास करने लगा। नींद न आए तो सन्नाटे में भी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। लोगों के खर्राटे के अलावा और भी कई प्रकार की ध्वनियाँ और दुर्गंध नींद को रोक रही थीं। भारतीय रेल तो खटर पटर झटकों के लिए विख्यात है ही। प्रभु जी भी कुछ नहीं बदल पाए। इस विश्लेषण और कंपार्टमेंट में ध्वनि और गंध प्रदूषण को कोसते हुए आंख लगी ही थी कि श्रीमती जी ने जगा दिया। उठो, 5 बज चुका है। शेव वेव करके तैयार हो लो, 1 घंटे में स्टेशन आने वाला है। अरे, शादी तो उनके बेटे की है, इस उम्र में मुझे क्या तैयार होना? मैंने अपना मत प्रस्तुत किया।
इस उम्र में तैयार होने की ज्यादा जरूरत होती है। ये कहकर श्रीमती जी इतनी मोहक अदा से मुस्कुराईं कि मेरी तो नींद ही उड़ गई। चेतन होने पर मैंने गौर किया कि देवी जी नक शिक से दुरुस्त, कॉस्मेटिक्स एंड लिपस्टिक्स से लैस मुस्कुरा रही थीं। ऐसी महिला का पति जो इस उम्र में भी इतनी आकर्षक है होने के नाते मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम शेव तो कर ही लूं। शक्ल तो भगवान की दी जैसी है वैसी ही रहेगी। चलती ट्रेन में शेव करते, चेहरे पर एकाध कट झेलते हुए प्लेटफॉर्म आते आते मैं भी अपनी बीवी का शौहर लगने लायक हो गया। स्टेशन के बाहर निकलते ही ड्राइवर मेरे नाम का प्ले कार्ड लिए खड़ा था। मुझे देखकर शायद वो मानने को तैयार ही नहीं था कि इतनी शानदार एसी टैक्सी मेरे लिए भेजी गई होगी। उसको यकीन दिलाया कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसके लिए वो आया है, पर मेरी श्रीमती जी को देखने के बाद ही वो मेरी बात से मुतमईन हुआ। बहरहाल उसने हमें गंतव्य तक पहुंचाया। घर पहुंचा हमेशा की तरह दरवाजे पर मेरी सास बड़े उल्लास से हम लोगों का स्वागत करने खड़ी थी। वही झक सफ़ेद साड़ी, गौर वर्ण, हमेशा की तरह प्रभावशाली लग रही थीं। पत्नी लपक कर उनके गले मिली। दोनों इतने अरसे के बाद मिलने से कुछ भावुक भी हुईं। उनकी झप्पी के बाद मेरा नंबर आया। मैं भी हमेशा की तरह बड़े सम्मान से उनके चरण छूने झुका ही था कि अरे अरे, ये क्या करते हो का शोर हुआ। पत्नी ने मुझे झटके से खड़ा कर दिया। क्या गजब करते हो, ये तो तुम्हारी छोटी साली उषा है, इसके पैर क्यों छू रहे हो? मैं झटके से खड़ा हो गया। आसपास के लोग आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लौंडे टाइप के युवकों के चेहरे पर मस्खरी भरी मुस्कान भी थी। वो इसे उम्र का असर मान रहे थे। मैंने पाला संभालते हुए कहा, अरे उषा, तुम तो एकदम अम्मा जी लगने लगी हो। वही पर्सनालिटी, सुंदर गोरा चेहरा। मैंने पूरा अमूल मक्खन का लेप लगाया। उषा प्रसन्न तो हुई पर खिसिया भी गई थी, सो बोली, इस उम्र में भी जीजाजी बड़े जोकी हैं। मैंने उसके अंग्रेजी के ज्ञान पर तरस खाते हुए सोचा कि चलो, इसने जोकर तो नहीं कहा। हुआ यूं कि बुजुर्ग लोग अक्सर अपने कमरे में अपनी जवानी की फोटो ही लगाते हैं, शीशे की सत्यता को नकारते रहते हैं, इसलिए उन्हें अपना बुढ़ापा नहीं दिखता। अपनी समकक्ष महिलाओं को माता जी ही कहकर संबोधित करते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। तय किया कि लौटते ही घर में अपनी करंट फोटो ज़रूर लगाऊंगा। सब लोग आए, मिले, चाय नाश्ता हुआ, फिर सभी हल्दी की रस्म में भाग लेने चल दिए। मुझे इन महिलाओं की रस्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं वहीं पड़े दीवान पर लेट गया। रात में नींद की दवा, ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हुई थी, सो पेट भरते ही मुझे तो झपकी आने लगी। मेरी आंख लगी ही होगी कि उषा की एनआरआई बहू अपनी 1.5 साल की बेटी को लेकर आई और मुझसे बोली, मौसा जी, अंदर बड़ा शोर हो रहा है, अगर कष्ट ना हो तो बेटी को आपके पास लिटा दूं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? उसके पूछने के लहजे में शाइस्तगी थी। मुझे याद है मैंने पूछा, पेशाब वगैरह तो नहीं करेगी ना? नहीं, फिर भी डायपर बंधा है। मैं आराम से सो गया। कितनी देर सोया पता नहीं, पर नींद में भी महिलाओं की हंसी, खिलखिलाहट सुनाई पड़ती रहती थी। कब तक सोया राम जाने, पर नींद जब खुली तो मेरे माथे और चेहरे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। हाथ लगाकर देखा तो कोई पीली पीली चीज लिपटी थी। मैं उठ बैठा। वही पदार्थ मेरे हाथ और घुटने पर भी लगा था। मैंने फौरन बगल में देखा। शिशु बालिका अपनी जगह पर नहीं थी। 2 और 2 को मिलाया तो सन्न। हो न हो ये एनआरआई बहू की बेटी का ही किया धरा है। बेटी को हिंदुस्तान का पानी रास नहीं आया होगा, इसीलिए इतना डायरिया हो गया कि डायपर भी कंट्रोल नहीं कर सका। ओवरफ्लो ने मुझे भी लीप दिया। बहू भी कैसी, जो अपनी बिटिया तो उठा ले गई, पर मुझे यूं ही मजाक बनने के लिए छोड़ गई। कम से कम जगा तो देती। क्या सोचा था, मौसा जी को पता नहीं चलेगा? नालायक। आज दिन ही खराब है। सुबह से ऐसा ही हो रहा है कि इज्जत का बार बार फालूदा बन रहा है। चलो, इससे पहले कोई देखे, मुझे सफाई करके कपड़े बदल लेने चाहिए।
मैं फौरन बाथरूम में दाखिल हो गया। सफाई करते समय ऐसा लगा जैसे कुछ महक रहा हो। मैं हंस पड़ा। लगा नींद की हवा का असर अभी गया नहीं, तभी तो पॉटी से भी खुशबू का एहसास हो रहा है। बाथरूम से निकलते ही बीवी आ पहुंची। मैंने सुबह से अब तक की सारी भड़ास निकाल दी। ये बर्ताव हो रहा है मेरे साथ तुम्हारे मायके में। अब ये नौबत आ गई कि कल की आई बहुएं भी मेरा निरादर करेंगी। पत्नी हतप्रभ कुछ देर हौले से बोली, क्या हुआ ये तो बताओ। बताऊं क्या? तुम तो सट्ट से अंदर जनान खाने में ऐसे घुस गईं कि पूछो ही नहीं। भूल गईं कि पिछले 42 सालों से शादीशुदा एक अदद पति भी आया है तुम्हारे साथ। उसका भी ध्यान रखना मायके में तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी। श्रीमती जी तुनक कर बोली, अच्छा जी, ऐसे बोल रहे हैं जैसे अपने मायके में आप मेरा बड़ा ध्यान देते हैं। दिन भर मुझ पर क्या गुजरती थी ये पूछने की हिम्मत नहीं थी। बातें बनाते हैं। इस अप्रत्याशित काउंटर से मैं जमीन पर आ गया। पुचकारते हुए बोला, तुम तो पुरानी बातों का बखेड़ा लेकर बैठ गई। हुआ ये कि तुम लोगों के जाते ही मुझे नींद आ गई। उषा की एनआरआई बहू मेरे पास अपनी नन्ही बेटी सुला गई। उसकी बेटी ने सोते में ऐसी पॉटी की कि मुझे भी सान दिया। मेरे मत्थे, गाल, हाथ और घुटने सब सान दिए। बहू ने ये सब देखा मगर चुपके से अपनी बेटी उठा ले गई। मुझे उसी हालत में छोड़कर चली गई। समझती होगी कि ये सब कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चलेगा। गुस्से से एक बार फिर मेरी सांस फूलने लगी, पर श्रीमती जी की मुस्कुराहट एक कान से दूसरे कान तक फैल रही थी। बोली, क्यों बच्चे पर दोष मढ़ते हो? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ही पेट सफर की वजह से खराब हो गया? कहकर अब वो उन्मुक्त भाव से हंस पड़ी। मैं झन्नाकर बोला, देखो भगवान, अब तुम सरे आम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तभी बहुत सारी सालियें, सलहजें और बहुएं भी आ गईं। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। सबके सामने इज्जत तो खराब हो ही चुकी थी। मैं सोच रहा था कि ऐसे में मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। फिर आइडिया फूटा कि जब कुछ समझ में ना आए तो चुटकुले से काम चलाना चाहिए। मैंने मजाक करते हुए कहा, उषा, तुम्हारी एनआरआई बहू बेटी को क्या खिलाती है कि उसकी पॉटी से भी चंदन और कपूर की खुशबू आती है? अब तो कमरे में हंसी का भूचाल आ गया। उषा भी अपने पोपले मुंह से फों फों करके हंस पड़ी। मेरा मजाक इतना उत्तम तो नहीं था। मैं हैरान था। तभी पत्नी ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़कर बैठाया और बोली, वाकई कल रात ट्रेन पर तुम्हें नींद नहीं आई, तभी तुम दीवान पर ही सो गए। तुम्हारी साली सरहजें तुमसे हल्दी की रस्म निभाने आई थीं। तुम्हें जगाया पर तुम्हारी नींद ही नहीं खुली, तो सब ने सोते में ही तुम्हारे हल्दी लगा दी। हाँ, मस्खरी में हल्दी कुछ ज्यादा ही लग गई। सभी ने रस्म के बाद मान्य का नेक तुम्हारी तकिया के नीचे रख दिया। मैंने देखा तकिया के नीचे 1000 व 500 के कई नोट रखे थे। इतने रुपए देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आनी तो लाजमी थी। इतनी दक्षिणा में तो यदि पॉटी भी लग गई होती तो ज्यादा मलाल न होता। बारात में पहनने के लिए पत्नी ने मेरे लिए सुरमई रंग का सूट सिलवाया था। सुरमई रंग उन्होंने यूं पसंद किया था जिससे कि मेरा पक्का रंग कुछ कम स्याह दिखे। पर यहाँ तो मेरे लिए खास चकमक शेरवानी और पगड़ी की व्यवस्था थी। पहननी पड़ी। शेरवानी काफ़ी शानदार थी। सभी ने शेरवानी की तारीफ भी की। संभवतः पहनने वाले की सूरत में तारीफ लायक कुछ था ही नहीं। खैर, बारात की निकासी के पहले पगड़ी बंधाई का नेग, दूल्हे के साथ सबसे उम्दा कार में बैठने का सम्मान, लड़की वालों के दरवाजे, एक बार फिर मोटी दक्षिणा। तबीयत झक ही नहीं, गार्डन गार्डन थी। जयमाल के बाद फोटो सेशन। कोई महंगे मोबाइल में बातें करते हुए फोटो खिंचवा रहा था तो कोई कार्टून की तरह वर वधू को आशीर्वाद देते और राम जाने कितनी मुद्राओं में लोग फोटो खिंचा रहे थे। मैं उनका बचकानापन देखकर खुश हो रहा था, मगर जब शादी के एल्बम में अपनी फ़ोटो देखी तो शानदार शेरवानी और पगड़ी के मध्य एक बहुत ही मामूली सा चेहरा नज़र आया। ऊपर से कैमरे के लेंस को एकटक देखने से आंखें भी कुछ भेंगी सी हो रही थीं। पूरे एल्बम में यदि कोई कार्टून लग रहा था तो वो ये खाकसार था। फोटो सेशन के बाद डिनर, फिर क्विक पाणी ग्रहण व फेरे। पूरी शादी इतनी जल्दी समाप्त हो गई मानो नौशे के साथ साथ सभी को हनीमून पर जाने की जल्दी हो रही थी।
कुछ युवक बोतलें खुलने से बहक रहे थे, मगर मेरी आंखें बगैर नशे के ही मुंदी जाती थीं। मेरी उम्र का ध्यान रखते हुए मुझे पहले वापस भेज दिया गया। मुंह दिखाई बहु भोज में कुछ जेब ढीली अवश्य हुई, पर उससे दूना चलते समय विदाई में आ गया। वर वधू मधुर यामिनी के लिए रवाना हुए और हम लोग एक बार फिर से अपनी पुरानी रूटीन पर लौटने के लिए होम बाउंड हो लिए। जैसा कि बताया गया है, हम लोग सेल्फ हेल्प में बिलीव करते हैं। घर वापस आते समय भी हम लोगों ने कुली नहीं किया। अब तक श्रीमती जी का ईगो इतना ऊंचा और पर्स इतना भारी हो चुका था कि एक बैग, 2 सूटकेस के अलावा पत्नी का हैंड बैग भी इसी नाचीज को ढोना पड़ा। मेरी सांस फूल रही थी, पसीना धार से बह रहा था, मगर पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतना स्लो क्यों हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा रचित एक कहानी बुढ़ौती में ससुराल। ये कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वैसे ये कहानी थी बहुत मनोरंजक। इसमें एक अवकाश प्राप्त पुरुष के मनोभावों का, उसकी अपनी उम्र को लेकर गलतफहमी का, कई विषयों में अपने पत्नी के सामने उसकी विवशता का बड़ा ही सजीव चित्रण है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए फिर से एक अच्छी सी कहानी के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होने के लिए। नमस्कार।